नमस्कार साथियों, ये हमारी ईवीएस की क्लास है जिसमें पर्यावरण को डिस्कस किया जाएगा। बहुत ही व्यस्त तरीके से पर्यावरण को हम लोग डिस्कस करेंगे। जो ईवीएस का पोर्शन रहेगा आपकी यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए, और हमारे चैनल लर्निंग व्हील पर बहुत अच्छे से सभी विषयों की अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी। और उम्मीद है कि आप जो भी आपका यूपी टेट का जनवरी में जो होने वाला एग्ज़ाम है उसकी तैयारी में सभी साथी जुट जाइए। और आज हमारी ईवीएस की ये सेकंड क्लास है जिसमें हम डिस्कस करेंगे पारिस्थितिकी को। आइए दोस्तों समझते हैं पारिस्थितिकी क्या है। देखिए, पारिस्थितिकी को हम इकोलॉजी कहते हैं, जो किस शब्द से मिलकर बना है। ये जो शब्द बना है आइकोलॉजी, आइकस आइकोलॉजी। देखिए ये किस शब्द से मिलकर बना है, तो आइकोलॉजी से। अब इसका मीन्स क्या है। आइकोस जो आपका है आइकोस, और एक दूसरा शब्द है आपका लोगस। देखो, लोगस मीन्स होता है, आप जानते हो, स्टडी, अध्ययन किसी चीज का होता है। और साथ ही आप जानते हो आइकोस मीन्स होता है हाउस या होम, या इसी को बोल सकते हैं लिविंग प्लेस। क्या बोल सकते हैं? लिविंग प्लेस, किसी जीव के रहने का स्थान जिसका अध्ययन क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आप समझिए, इकोलॉजी की परिभाषा क्या है। किसी जीव और उसके वातावरण के मध्य परस्पर संबंध जो है, किसी जीव व उसके वातावरण के मध्य संबंध के मध्य परस्पर संबंध को हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों हम लोग कहते हैं इकोलॉजी। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट परिभाषा क्या है, तो आप जान लीजिए। इम्पोर्टेंट परिभाषा है, कोई जीव है और उसके चारों ओर क्या होता है? उसका वातावरण, उसके मध्य जो परस्पर संबंध होता है उसे हम क्या कह सकते हैं? तो इकोलॉजी कह सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है। एक मीन हमने ये समझा कि इकोलॉजी जो शब्द है आइकस से मिलकर बना है, इसका मीन्स होता है हाउस या लिविंग प्लेस। देखिए, सबसे रहने का स्थान जिसका अध्ययन किया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो बात होती है, फादर ऑफ इकोलॉजी किसे कहा जाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका यूपी टेट के लिए, फादर ऑफ इकोलॉजी। तो याद रखिए दोस्तों, फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है किसको? पी ओडम को। किसको कहा जाता है? पी ओडम को कहा जाता है। याद रखना, पी ओडम। ये क्या है हमारे? ये पिता हैं किसके? पारिस्थितिकी के पिता किसे कहा जाता है? तो याद रखना, पी ओडम को कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पारिस्थितिकी शब्द की बात करें, यहाँ पर एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है। पारिस्थितिकी शब्द, पारिस्थितिकी जो शब्द है वो सर्वप्रथम किसने दिया? पारिस्थितिकी शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? तो सर्वप्रथम जो देने वाले जो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, किसने दिया था? तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये दिया था रीटर ने। किसने दिया था? रीटर, रेटर या रीटर ने। रीटर, रीटर वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम एक शब्द दिया था। ये कब दिया था? 1866 में। कब दिया था? 1866 में रीटर ने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द दिया था। लेकिन अगर बात की जाए इस शब्द को आइकोलॉजी के रूप में, आइको आइकोलॉजी के नाम से इस शब्द को पारिस्थितिकी किसने कहा था? तो आइकोलॉजी टर्म दिया था इकोलॉजी की जगह पर। ये दिया था हमारे किसने? ये दिया था 1869 में। आप याद रखिए किसने दिया था? तो ये दिया था सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल ने। किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल ने। याद रखना, अर्नेस्ट हैकल ने पारिस्थितिकी शब्द दिया था सर्वप्रथम। कब दिया था? तो 1869 में दिया था। जबकि इससे पहले पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये शब्द सबसे पहले रीटर ने प्रयोग किया था। किसने किया था? रीटर ने 1866 में इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रश्न बनता है एग्जाम के लिए, तो ये बनता है कि अर्नेस्ट हैकल जो हैं, इनके अनुसार आपकी इकोलॉजी की परिभाषा क्या है? किसी भी जीव का कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण के मध्य परस्पर संबंध को हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। किसके अनुसार?
तो अर्नेस्ट हैकल के अनुसार क्या है, किसी जीव के चारों ओर क्या है, देखिए याद रखिए हमेशा वातावरण होता है, और वातावरण में हमारे क्या है, कार्बनिक और अकार्बनिक घटक हैं जो उसको प्रभावित करते हैं, और उसके मध्य जो परस्पर संबंध होता है उसी को क्या कहा जाता है, पारिस्थितिकी कहा जाता है। तो याद रखिए पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में किया था। किस के नाम से किया था, तो इकोलॉजी के नाम से किया था। जबकि इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, अगर प्रयोग की बात करें तो सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया था रेटर ने। किसने किया था, रेटर ने। किसने किया था, तो रेटर ने, याद रखना। अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं, हाँ तो आइए देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका क्या है। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इकोसिस्टम। एक शब्द आता है इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम को हम क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र। क्या बोलते हैं, पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र, या इसका और क्या नाम है, तो याद रखिए इसका एक और नाम है, इसे बोलते हैं हम लोग क्या, इकोलॉजी, नहीं सॉरी, इकोसिस्टम। इको, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी यहाँ पर परितंत्र होगा, इसी को शब्द को कहा जाता है परितंत्र। तो परितंत्र को हम क्या कह सकते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कह सकते हैं, या इसके लिए एक और टर्म भी प्रयोग किया जाता है जिसको बोलते हैं इकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल सिस्टम। इकोलॉजिकल सिस्टम, याद रखिए इसको और एक नाम से जाना जा सकता है जिसको बोलते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो यहाँ पर है, इकोसिस्टम शब्द सर्वप्रथम किसने दिया। ये जो शब्द है, इस शब्द का, ये शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था, तो ये शब्द हमारा दिया था किसने, एजी टेंसले ने। एजी टेंसले ने, याद रखिए ये शब्द जो दिया था वो किसने दिया था, तो एजी टेंसले ने दिया था। आप याद रखिए किसने दिया था, एजी टेंसले ने दिया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम के लिए, जो एग्जाम से अक्सर बच्चे यहाँ पर प्रश्न को गलत करते हैं, और कभी इकोलॉजी और इकोसिस्टम जो आपका है इन शब्दों में वो फंस जाते हैं। तो याद रखिए इकोसिस्टम शब्द किसने दिया, तो याद रखिए इकोसिस्टम सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र शब्द किसने दिया था, तो एजी टेंसले ने। और ये कब दिया था, तो 1935 में। याद रखना है आपको, ये शब्द का प्रयोग, मतलब ये शब्द कब दिया था, तो 1935 ने। और किसने दिया था, एजी टेंसले ने। जबकि पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था, तो आपको याद रखना है वो हमारा दिया था अर्नेस्ट हैकल ने। लेकिन सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, रेटर ने किया था। और फादर ऑफ आपके इकोलॉजी कौन है, तो पी ओडम है। कौन है। एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर प्रश्न बनता है एग्जाम के लिए, वो इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका क्या है, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। आपसे पूछा जाता है भारतीय पारिस्थितिकी विज्ञान के पिता कौन है। तो ये हमारा यहाँ पर जो प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये हमारे हैं रामदेव मिश्रा जी। कौन है, तो याद रखिए रामदेव मिश्रा जी। रामदेव मिश्रा जी को क्या कहा जाता है, तो भारत के पारिस्थितिकी के पिता किसे कहा जाता है, तो याद रखिए ये कहा जाता है रामदेव मिश्रा को। बहुत ही इम्पोर्टेंट, डॉक्टर रामदेव मिश्रा, रामदेव मिश्रा जी को। ये भारत के क्या हैं, तो ये भारत के क्या हैं, पारिस्थितिकी के पिता हैं रामदेव मिश्रा जी। तो हमें यहाँ पर प्रश्न दो बहुत महत्वपूर्ण याद रखने हैं। इकोसिस्टम शब्द सर्वप्रथम दिया एजी टेंसले ने, और जबकि आपका इकोलॉजी शब्द किसने दिया था, तो वो दिया था आपके अर्नेस्ट हैकल ने। और फादर ऑफ इकोलॉजी किसे कहा जाता है, तो पी ओडम को। जबकि फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी किसे कहा जाता है, तो ये रामदेव मिश्रा जी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पारिस्थितिक तंत्र के घटक, पारिस्थितिक तंत्र के घटक। देखिए पारिस्थितिक तंत्र के घटक। अब ये आपको याद रखना है, इसके घटक कितने हैं, तो ये दो हैं, मेजरली दो घटक होते हैं। वो कौन कौन से आपके घटक हैं वो याद रखिए आप।
देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आइए समझ लेते हैं हम लोग। पारिस्थितिक तंत्र के घटक क्या है? तो दो घटक हैं। जैविक घटक, क्या बोलते हैं? जैविक घटक। और एक होता है आपका अजैविक घटक। अजैविक घटक। तो दो घटक कौन कौन से हैं आपको याद रखने हैं? एक होता है जैविक घटक, एक होता है अजैविक घटक। जैविक घटक को हम बोलते हैं बायोटिक, बायोटिक फैक्टर, और इसको बोलते हैं एबायोटिक फैक्टर। क्या बोलते हैं? एबायोटिक फैक्टर। आपको याद रखना है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या है? देखो जैविक घटक के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, इसमें तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक तो आपका आता है, ये हमारा कैसा है? लिविंग फैक्टर इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिविंग फैक्टर भी इसको बोलते हैं। जैविक कारक को हम लिविंग बायोटिक फैक्टर या लिविंग फैक्टर कह सकते हैं। अब इसके अंतर्गत आते हैं, सबसे सर्वप्रथम क्या आते हैं? उत्पादक। उत्पादक आते हैं। इसके बाद हमारा आता है उपभोक्ता। क्या आता है? उपभोक्ता। याद रखिए, इसके अंतर्गत क्या आता है? उपभोक्ता आता है, उत्पादक आता है, और साथ में अपघटक। तीसरा हमारा क्या है जो महत्वपूर्ण जैविक घटक में क्या है? वो अपघटक आता है। जैविक घटक कैसा है? तो लिविंग है इसमें, जैसे हमारे प्लांट्स हो गए, और प्लांट्स के अलावा क्या है हमारा? एनिमल, जितने भी जंतु और पौधे हैं, ये हमारा किसका भाग है? तो याद रखिए ये हमारा जैविक घटक का भाग है। इसमें सूक्ष्म जीव आते हैं, आपको याद रखना है। बायोटिक फैक्टर आप समझ गए। अब ए बायोटिक फैक्टर की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है वो हमें जाननी है। अब देखिए, अब इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें भौतिक कारक, भौतिक कारक, और दूसरा होता है कार्बनिक कारक, और महत्वपूर्ण तीसरा क्या है? अकार्बनिक कारक। क्या है? अकार्बनिक कारक। अकार्बनिक अकार्बनिक कारक। ठीक, यानी आपके जो एबायोटिक फैक्टर्स है वो तीन में डिवाइड है, आपका भौतिक कारक और कार्बनिक और अकार्बनिक कारक। देखिए भौतिक कारक में सबसे सर्वप्रथम क्या आती है? लाइट, सूर्य का प्रकाश जो है वो आता है, जिसको हम लोग प्रकाश बोलते हैं। फिर हमारे पृथ्वी का क्या आ जाएगा? सेकेंड नंबर पर आ जाएगा ताप। क्या आ जाएगा? ताप, जिसे हम टेम्परेचर बोल सकते हैं। ये हमारा कैसा कारक है? तो ये हमारा भौतिक कारक है। कैसा? टेम्परेचर हो गया। इसके अलावा हमारी आ जाती है आर्द्रता। क्या आ जाती है? आर्द्रता आ जाती है, ह्यूमिडिटी आ जाती है। क्या आ जाती है? ह्यूमिडिटी। ये हमारा कौन सा भाग है? भौतिक कारक है। फिर हमारी क्या आ जाती है? वायु आ जाती है। ठीक, इसके अलावा क्या आ जाता है? ऊंचाई। ऊंचाई भी एक कारक है, ढलान हो गया, ऊंचाई हो गया, ये सारी चीजें आ जाती है। तो एयर हो गया, ऊंचाई को एटीट्यूड बोलते हैं, एटीट्यूड लेटीट्यूड, एल्टीट्यूड और लेटीट्यूड, दोनों चीजें आप याद रखिए। लेटीट्यूड, तो दोनों यहाँ पर शामिल हो जाएगी। तो ये हमारे महत्वपूर्ण कारक हैं आपके क्या जैविक घटक में। कार्बनिक कारक में क्या क्या आएगा? तो याद रखिए जल आएगा, साथ ही आपकी मृदा आ जाएगी। ठीक, मृदा आ जाएगी। इसके अलावा वायवीय गैसें, वायवीय गैसें याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वायवीय गैसें, और इसमें आ जाएंगे आपके चट्टान आ जाएंगे, और इसके अलावा क्या आ जाएगा? खनिज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? खनिज। ये महत्वपूर्ण भाग इस, क्योंकि यहाँ से एग्जाम के लिए प्रश्न क्या बनता है, बहुत सॉरी, अकार्बनिक कारक में यहाँ पर ये हमने जो बताया ये कार्बनिक कारक हैं, जबकि अगर बात करें इधर, अब हम कार्बनिक कर रहे हैं, देखो याद रखना ये हमने जो बताए थे क्या है, ये हमारे अकार्बनिक कारक हैं, जिसमें मृदा हो गई, मृदा हो गया, जल हो गया, वायवीय गैसें, जैसे वायुमंडल में गैसें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, नियान है, ये सारी, चट्टान हो गया, खनिज हो गया। इसके अलावा आप जानते हो खनिज तत्वों में सी हो गया, एम हो गया, के हो गया, ये सब क्या है? अकार्बनिक तत्व हैं। कैसे तत्व हैं? अकार्बनिक। तो अकार्बनिक के अंतर्गत वाटर हो गया, मृदा हो गया, वायवीय गैसें हो गई, चट्टान हो गया, खनिज, ये हमारे अजैविक घटक के भाग हैं जो कि अकार्बनिक हैं। अब देखो कार्बनिक घटक
कारक में, कार्बनिक घटक में आप अगर बात करेंगे, कार्बनिक में आपका क्या आता है, तो आपको याद रखना है कार्बनिक में हमारा मोस्टली जो आता है उसको याद रखना है। मोस्टली हमारा यहाँ पर देखा जाए तो मोस्टली अगर देखा जाए कार्बनिक में कहा जाता है तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है प्रोटीन। आप सभी जानते हो किसी भी पेड़ पौधे जीव जंतु के अंदर क्या मौजूद है, कार्बनिक तत्व के रूप में प्रोटीन मौजूद है। कार्बोहाइड्रेट मजबूत है, क्या मौजूद है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। और इसके अलावा हमारी क्या हो गई, वसा हो गई। वसा भी कैसा कारक है, कार्बनिक कारक है। और साथ में क्या हो गए, कार्बनिक कारक के अलावा हमारा ह्यूमस, जो ह्यूमस होता है उसमें भी कार्बनिक तत्व होते हैं, और साथ में यूरिया, ये सारे हमारे क्या हैं, ये हमारे क्या हैं, कार्बनिक कारक हैं। तो हमने यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या पढ़ी, पारिस्थितिक तंत्र के घटक दो हैं, एक तो आपका जैविक घटक और अजैविक घटक। ठीक, सबसे इम्पोर्टेंट हमने जाना कि जैविक घटक को हम बायोटिक फैक्टर बोलते हैं, इसी को हम लिविंग फैक्टर बोलते हैं। प्लांट और एनिमल्स इसमें शामिल हैं, जिसमें उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। याद रखिए उत्पादक को हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर बोलते हैं। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अंग्रेजी बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी। अब देखो प्रोड्यूसर उत्पादक हो गए, उपभोक्ता को हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर बोलते हैं। याद रखना इसे हम कहते हैं कंज्यूमर, क्योंकि यहाँ से एग्जाम आने वाले एग्जाम में प्रश्न बहुत ज़्यादा बनता है। और अपघटक को हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजर। तो याद रखिए डीकम्पोजर किसे कहा जाता है, तो बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ये हमारे अपघटक होते हैं। तो ये जैविक घटक का पार्ट है आपका, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, बहुत अच्छे से याद रखना। जबकि एबायोटिक फैक्टर को हम नॉन लिविंग फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग फैक्टर। याद रखना है इसको अच्छे से। नॉन लिविंग फैक्टर हमारा क्या है, तो नॉन लिविंग फैक्टर हमारा अगर देखा जाए तो भौतिक कारक, जिसमें प्रकाश आ जाता है, ताप आ जाता है, आर्द्रता आ जाती है, वायु आ जाता है, ऊंचाई आ जाता है। अकार्बनिक कारक में आपका मतलब अकार्बनिक घटक में क्या होगा, जल होगा, मृदा होगा, वायवीय गैसें होंगी, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है ना, इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड, चट्टान होगी, खनिज होगा, CaMg इस तरह के खनिज पदार्थ होंगे। और कार्बनिक कारक में आ जानते हैं प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, वसा होगा, ह्यूमस और यूरिया होगी। तो ये हमारे कार्बनिक तत्व हैं। कार्बनिक तत्व आप समझ गए और भौतिक कारक समझ गए, ये हमारे अजैविक घटक का पार्ट है। आपको पता है कोई भी पारिस्थितिक तंत्र किसी भी जैविक और अजैविक घटक से मिलकर बना होता है। जैविक घटक अजैविक घटक पर कैसा होता है, दोनों एक दूसरे पर मतलब कह सकते हैं सह संबंध बनाते हैं, और तभी हमारे पृथ्वी का कोई भी इकोसिस्टम आगे बढ़ पाता है। तो इकोसिस्टम कई तरह के होते हैं, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या जान लिया, पारिस्थितिक तंत्र के कितने प्रकार हैं, तो इकोलॉजिकल आपके फैक्टर कितने हैं, दो, जैविक और अजैविक। और जैविक और अजैविक को हम लोगों ने अच्छे से समझा, भौतिक कारक, अकार्बनिक तत्व और कार्बनिक तत्व, जिसमें जल, मृदा, वायवीय गैसें, चट्टान, ये हमारे अकार्बनिक कारक हैं, खनिज आ जाते हैं। उधर हमारा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ह्यूमस, यूरिया, ये बात हम लोगों ने अच्छे से समझ ली। अब आगे चलते हैं पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार। तो पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार क्या हैं, उन पर भी थोड़ा नजर डाल लेते हैं, क्योंकि एग्जाम के लिए दोनों जगह से प्रश्न बनता है। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपकी यूपी टेट एग्जाम के लिए। पारिस्थितिक पारिस्थितिक सॉरी तंत्र के प्रकार, तंत्र के प्रकार। अब पारिस्थितिक तंत्र कितने प्रकार का होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, इसे हम क्या बोलेंगे, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। याद रखिए यहाँ से एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम हमारा कितने प्रकार का है, ये हमें जानना है। अब देखिए इसमें दो प्रकार का मुख्यतः होता है, एक होता है हमारा प्राकृतिक और एक होता है कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। देखो प्राकृतिक, प्राकृतिक परितंत्र, परितंत्र, और इसी को हमको लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम। क्या बोलते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम। बहुत ही अच्छे से आप समझिए, आराम से सरल शब्दों में समझिए। हम हमारा जो इन्वायरमेंट साइंस हम पढ़ाएंगे बहुत ही सरल और अच्छे शब्दों में। एग्जाम में आपका एक भी प्रश्न कहीं छूट जाए तो आप कह सकते हैं एक एक प्रश्न आपका एक एक टॉपिक में हम क्लियर करेंगे। और ये हमारा क्या है, कृत्रिम परितंत्र, कृत्रिम परितंत्र। अब यहाँ आप समझिए
कृत्रिम को हम क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। देखिए, अब आप जानिए हमारा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या है और नेचुरल इकोसिस्टम क्या है, या प्राकृतिक परितंत्र हमारा क्या है, पारिस्थितिक तंत्र। तो इसमें ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। पहला हमारा देखिए स्थलीय इको, जो स्थलीय परितंत्र, स्थलीय परितंत्र, और हमारा दूसरा क्या है? जलीय परितंत्र, जलीय परितंत्र। अब देखिए, हम इसको स्थलीय को बोलते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ये हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, और ये हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम है। एक्वेटिक इकोसिस्टम, आप जानिए इकोसिस्टम मतलब जलीय परितंत्र। देखिए, अंग्रेजी बहुत इंपॉर्टेंट है और आप उसको समझ सकते हैं। अब स्थलीय परितंत्र के अंतर्गत क्या आता है? तो सबसे पहले आपका आता है वन परितंत्र। याद रखना, वन परितंत्र, क्योंकि यहाँ से एग्जाम बड़ा घुमा के पूछता है। और आपको इसे हम बोलेंगे अंग्रेजी में फॉरेस्ट इकोसिस्टम। क्या बोलेंगे? फॉरेस्ट इकोसिस्टम। याद रखना, इसको फॉरेस्ट इकोसिस्टम बोलेंगे। अब सबसे चलिए, दूसरा हमारा क्या है? ग्रास लैंड इकोसिस्टम, घास परितंत्र, ग्रास लैंड इकोसिस्टम। दूसरा जो हमारा टाइप है वो क्या है? ये हमारा घास परितंत्र होगा। क्या होगा दूसरा? घास परितंत्र, क्योंकि घास में बहुत सारे खास श्रृंखलाएं, जीव जंतु और उसका वातावरण होता है ना। और तीसरा हमारा क्या है? तीसरा हमारा है मरुस्थल इकोसिस्टम, मरुस्थलीय परितंत्र। क्या बोलते हैं? मरुस्थलीय परितंत्र, याद रखना। और इसे हम बोलते हैं डेजर्ट इकोसिस्टम। क्या बोलते हैं? डेजर्ट इकोसिस्टम। तो याद रखिए, तो स्थलीय परितंत्र यानी जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसमें फॉरेस्ट इकोसिस्टम आपका मुख्य है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम महत्वपूर्ण है, और आपका डेजर्ट इकोसिस्टम महत्वपूर्ण है। डेजर्ट इकोसिस्टम याद रखिए, डेजर्ट मतलब आप जानते हो मरुस्थल का परितंत्र होगा वो। और सबसे इम्पोर्टेंट जलीय परितंत्र दो प्रकार के, अगर देखा जाए तो दो प्रकार के होते हैं, लवणीय और अलवणीय। तो अलवणीय परितंत्र कौन सा होता है? जिसका पानी पीने योग्य होता है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम बोलते हैं। अलवणीय परितंत्र में आपका क्या आ जाएगा? तो इसमें हमारा आ जाएगा फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। याद रखना इसको बहुत अच्छे से। अलवणीय में आपकी क्या आती हैं? तो इसमें हमारी जो देखा जाए रिवर्स आती हैं, नदियां हैं आपकी, झीलें आपकी आ जाती हैं, इसमें तालाब आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? पॉन्ड्स। तालाब याद रखना, तालाब मतलब पॉन्ड्स, पॉन्ड्स हो गए, और आपकी झीलें मतलब लेक्स। ठीक। और अगर बात करें, और इसमें क्या आ जाता है आपका लवणीय में, आप जानते हो जितना लवणीय जल होगा, लवणीय आप जानते हो जिसमें साल्ट की मात्रा हो, तो सैलाइन इकोसिस्टम, इसे क्या कहा जाएगा? सैलाइन इकोसिस्टम कहा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। लवणीय में आपके क्या आते हैं? सागर आ जाते हैं। देखिए याद रखना, सागर आपके महासागर आ सकते हैं, जिन्हें हम समुद्र बोल सकते हैं। ये क्या, इसका पानी कैसा होता है? समुद्र का खारा होता है ना, समुद्र हो गया। ज्वार नद हो गए, ज्वार नद, ज्वार नद हो गए। इसके अलावा अगर बात करें तो लवणीय झीलें, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात रखिए याद, लवणीय झीलें ये भी आपकी आ जाती हैं किसमें? तो ये आ जाती है हमारी लवणीय जो परितंत्र होता है, किसमें? लवणीय परितंत्र की बात करें तो लवणीय परितंत्र में हमारा क्या है? सागर, महासागर, ज्वार नद हो गए, और आपकी लवणीय झीलें हो गई। आपको याद रखना है। अब देखो आर्टिफिशियल परितंत्र की अगर बात करें बच्चा, तो आर्टिफिशियल परितंत्र जो हमारा है वो क्या होता है? तो इसमें देखिए हमारा फसलें हो गई, हम लोग फसलें करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो वो हम जो परितंत्र क्रिएट करते हैं ये हमारा क्रॉप लैंड एरिया होता है। क्रॉप लैंड आ गया आपका। इसके अलावा देखो
जल जीवशाला आ गई, क्योंकि हम मछलियों को समुद्र से मतलब एक कांच के, मतलब क्या बोल सकते हैं, ग्लास में या जार में कह सकते हैं, मछलियों को पाला जाता है। तो एक आर्टिफिशियल परितंत्र होता है, बहुत याद रखना, आप बड़े अच्छे से याद रखना। तो कृत्रिम परितंत्र में आपकी फसलें आ गई, जल जीवशाला आ गई, ठीक। ये आपके बाइवेरियम भी इसमें के अंतर्गत, केचुआ पालन करने के लिए जो टैंक बनाए जाते हैं बाइवेरियम बोलते हैं, तो आपको याद रखना है। और साथ ही हम लोग पार्क पार्क बनाते हैं, गार्डन आपका हो गया, बगीचा हो गया, बगीचा भी कैसा परितंत्र है, तो आदमी इसका निर्माण करता है, कृत्रिम परितंत्र है। तो देखिए परितंत्र पर अगर क्वेश्चन बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी यूपी टेट के लिए बन सकता है। पारिस्थितिक परितंत्र के जो प्रकार की बात करें तो ये हमारा नेचुरल इकोसिस्टम हो गया, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो गया। अब आपका जो प्राकृतिक परितंत्र है वो स्थलीय परितंत्र होता है इसमें महत्वपूर्ण, और आपका जलीय परितंत्र। दो प्रकार हैं, कितने? जलीय परितंत्र। आप यहाँ से समझ लीजिए, चलिए तो ये थे, आइए देख लीजिए। इसमें स्थलीय परितंत्र मतलब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में तीन महत्वपूर्ण हमें याद रखने हैं। वन परितंत्र होता है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। दूसरा है हमारा ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तीसरा हमारा है मरुस्थल आपका परितंत्र, यानी डेजर्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, या इसी को वन और घास और मरुस्थल परितंत्र आते हैं स्थलीय में। स्थल पर ये जो परितंत्र है, ठीक। जल परितंत्र की अगर बात करें तो इसमें आपका लवड़ीय और रबड़ीय जल आता है। इसमें नदियां हो गई, झीलें हो गई, और आपके तालाब। तो ये मुख्यतः किसमें है? आपके फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। इसमें झरने भी आप रख सकते हो, क्या रख सकते हो? झरने भी रख सकते हो, ठीक। वाटरफॉल्स हम लोग बोल सकते हैं। इसके अलावा सैलाइन में आप जानते हो समंदर हैं, ज्वार नद हैं, महासागर, समंदर या सागर कह सकते हैं, और आपकी लवड़ीय झीलें आ जाएगी इसमें, आपको याद रखना है, ठीक। कृत्रिम परितंत्र हम लोग खुद बनाते हैं, जिसमें फसलें हम लोग खेतों में उगाते हैं, उसमें जो जीव जंतु रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं, वातावरण के साथ जो संबंध बनाते हैं, कृत्रिम परितंत्र हमारा कहलाता है। यानी क्रॉपलैंड एरिया हो गया हमारा, जल जीवशाला हो गई, है ना, पार्क हो गए, बगीचा हो गया, अभ्यारण्य भी इसमें शामिल कर सकते हैं। कृत्रिम परितंत्र में क्या कर सकते हैं? अभ्यारण्य को भी शामिल कर सकते हैं। तो आप इस तरह से याद रखिए कि हमारा पारिस्थितिक तंत्र दो में डिवाइड है, प्राकृतिक और कृत्रिम परितंत्र में। प्राकृतिक के प्रकार हमें समझ गए, स्थलीय परितंत्र और जल परितंत्र। कृत्रिम का कोई प्रकार नहीं, जबकि उसमें आप फसलें और जल जीवशाला, पार्क, बगीचा, अभ्यारण्य आते हैं। स्थलीय में आप समझ गए हो, वन आता है, घास आता है, मरुस्थल का मतलब जो आपका रेगिस्तानी एरिया होता है, डेजर्ट एरिया। और जल में आप अच्छे से जानते हो, नदियाँ हो गई, झीलें हो गई, तालाब, ठीक। ये हमारा पानी आप जानते हो, नहरें भी आ जाएंगी इसमें फ्रेश वाटर में, क्योंकि पीने योग्य पानी होता है, तो नहरें भी आप लिख सकते हो इसमें, कैनाल्स भी डाल सकते हो, ठीक। तो इस तरह से आज की लेक्चर क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी आपकी, खासकर यूपी टेट के लिए, और उम्मीद है यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न जरूर एग्जाम के लिए बनेगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, अगले सेशन में फिर मिलेंगे। जय हिंद।